गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बॉटनी का फर्स्ट पेपर सेल बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सेल। सेल क्या होते हैं? प्लांट सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम प्लांटी। दे आर द यूकैरियोटिक सेल विच हैव ट्रू न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स। यानी अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो उनकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो सेल होती है, या विदाउट सेल हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इमेजिन नहीं कर सकते। और जो ये सेल है वो मेनली है क्या, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो कि इसके अंदर क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्लस ट्रू न्यूक्लियस होने के साथ साथ उनकी एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, जिसको कि ऑर्गेनेली कहते हैं। एंड दे कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, जिनके कि अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। दे ऑल्सो हैव अ सेल वॉल दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिनमें कि एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। और स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत बार पूछ दिया जाता है कि एक्सप्लेन द साइटोलॉजी, या फिर स्टडी ऑफ सेल को हम किस नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ सेल में उसकी फॉर्म और स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल या स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सेल्स, ऑल्सो नोन एज द साइटोलॉजी। और सेल वर्ड डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। अब एक सेल को हम समझें तो सेल होता क्या है, तो जैसे एक घर का फॉर्मेशन कैसे होगा, घर कैसे बनता है, घर को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। ब्रिक्स यानी ईंट से क्या होते हैं, बहुत सारी ईंट्स मिलकर क्या बनाती हैं, दीवार बना देती हैं। और बहुत सारी दीवारें मिलकर हमारे कमरों का फॉर्मेशन करती हैं, और ये बहुत सारे कमरे मिलकर क्या बना देते हैं, कंप्लीट हाउस का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक हाउस जो बना है वो किससे मिलकर बना है? मेन चीज़ क्या थी? ब्रिक्स थी। वैसे ही क्या होते हैं, जैसे कोई भी हमारा ऑर्गन सिस्टम है, चाहे हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर होता है जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो यानी चाहे ऑर्गन सिस्टम में, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन सिस्टम हो या यूनिसेलुलर ऑर्गन सिस्टम हो, उनका फॉर्मेशन हमेशा किससे होता है? एक सिंगल सेल से ही होता है। वो सेल्स क्या करती हैं? सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला तो नहीं बनता ना, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बने होते हैं। वैसे ही जो हमारी बॉडी होती है वो भी मल्टी सेलुलर होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही जो यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें कि एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। उन दोनों का ही बहुत स्टार्ट हमेशा सिंगल सेल से ही होता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जो ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें बता दिया ब्रिक वाला, ये तुम्हें तुम्हारे आंसर के अंदर नहीं लिखना है, ये सिर्फ तुम्हें सेल को समझाने के लिए बताया गया है। अब इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले सेल के बारे में, या सेल की जो डिस्कवरी थी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था कि उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप लिया, और उस माइक्रोस्कोप में कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर्स देखी। कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर्स में उन्होंने क्या देखा कि एक हनी कॉम्ब लाइक, यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे उनको स्ट्रक्चर्स दिखाई दी। और उस सेल के चारों तरफ उन्हें क्या थी, एक आउटर लेयर भी दिखाई दे रही थी, जिसे उन्होंने सेल वॉल नाम दे दिया। और ये जो लैटिन वर्ड है जो सेल वॉल, वो उन्होंने लिया सेलुलोसा। सेलुला से, सेलुला का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम। और स्मॉल रूम यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं कंपार्टमेंट के लिए, ओके। लेकिन जब उन्होंने इसकी फर्दर आगे स्टडी करी तब इन्होंने देखा कि जो इसके अंदर सेल वॉल थी वो लिविंग नहीं थी, वो डेड थी। इसी वजह से जो इन्होंने रॉबर्ट हुक ने ये कॉर्क यानी जो पेड़ की छाल के अंदर इसकी स्टडी करी थी सेल वॉल की, वो यहाँ पर इनका काम बिल्कुल बेकार हो गया, या कोई भी काम नहीं आया। सेम थिंग 1665 में रॉबर्ट हुक कॉइंड द टर्म सेल एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल इन कॉर्क यानी प्लांट बार्क, और जिसको कि हम कह सकते हैं कि माइक्रोग्राफिया। हुक ऑब्जर्व ओनली सेल वॉल बिकॉज कॉर्क सेल्स आर डेड एंड विदाउट साइटोप्लाज्म, क्योंकि इन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से ये एक सेल वॉल क्या थी? डेड थी।
इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व लिविंग सेल्स एंड नेम दैम एनिमल्क्यूल्स। इसके बाद जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हुए, उन्होंने इन सेल्स को ऑब्जर्व किया जो कि लिविंग थी, और इन सेल्स को भी इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल्क्यूल्स, जो कि क्या थी, लिटिल एनिमल्स। अब इन्होंने क्या करा, सेल्स, अब जो एंटोनी वॉन हॉक ने जो डिस्कवर करी थी, उनकी क्या खासियत थी, उन्होंने जो डिस्कवरी करी वो थी पॉन्ड वाटर के अंदर, और पॉन्ड वाटर के अंदर जो सेल्स की इन्होंने स्टडी करी वो थी लिविंग सेल्स, और लिविंग सेल्स कौन सी होती हैं, बैक्टीरिया। यानी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो सबसे पहले सेल वॉल डिस्कवर करी थी वो करी थी बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद इन्होंने क्या करा कि जब बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने डिस्कवरी, तो इनके माइंड में आया कि क्यों ना हम ह्यूमंस के अंदर भी सेल वॉल की डिस्कवरी करें। तब इन्होंने ह्यूमन स्पर्म्स की भी कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, प्लस उन्होंने कुछ एनिमल्स के स्पर्म्स को लिया और उनकी भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन स्पर्म्स या फिर एनिमल स्पर्म्स में फ़र्स्ट टाइम सेल वॉल की डिस्कवरी किसने करी, तो हमारा आंसर होगा ए.वी. ल्यूवेनहॉक। इसके बाद इन्होंने बताया कि सेल क्या होती हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है, जो उनके इंटरनल आर्किटेक्चर होती हैं उनके बेस पर क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या करती हैं, कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी न्यूक्लियाई, जितने भी ऑर्गेनाई होंगे, या वो सबसे उनके अंदर चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बाउंड होगी जो कि उनको प्रोटेक्ट या सपोर्ट देने का काम करेंगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इस टाइप की कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, रीजन ऑफ सेल लिंक बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, साइटोसॉल्स और ऑर्गेनेल्स। साइटोसॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स नॉट हेल्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनेल्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डिफाइन द साइटोसॉल एंड डिफाइन द साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद जब हमने देख लिया कि सेल वॉल की डिस्कवरी ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने की, उसके बाद जब हम सेल वॉल के अंदर एक देखते हैं कि हल्की सी पतली सी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल जो एग है, एक आउटर लेयर के जब उसकी निकाल देते हो तुम वाइट वाली हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट वाली शेल, तो उसके अंदर एक हल्की सी पतली सी तुम्हें झिल्ली दिखाई देती होगी। वो पतली सी झिल्ली उस एग के लिए क्या है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और एग क्या है, एक सिंगल सेल माना जाता है। तो जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले कॉर्न नंगेली एंड सी कॉर्मर ने बताया था। तो ये भी अगर क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आता है कि हु डिस्कवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सब उस टाइम सब का एक ही आंसर होता है, रॉबर्ट ब्राउन। इसी के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म की सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी वो की थी दुजार्दिन ने 1835 में, लेकिन इसने सिर्फ इसकी डिस्कवरी करी थी। प्रोटोप्लाज्म नाम जो दिया गया था वो सार्कॉड ने दिया था, और प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दी गई थी वो जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में दी थी। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो अगर टर्म पूछी जाती है तो जे.ई. पुरकिंजे, अगर ये पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था, तो तुम्हें आंसर देना है सार्कॉड ने। अगर क्वेश्चनिंग आती है कि प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने करा है, तो तुम्हें आंसर करना है दुजार्दिन ने 1835 में। इज दैट ओके? अब इसी के साथ इसमें सेल के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने करी थी, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में करी थी। और न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को जितना भी फंक्शन करना है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं।
क्यों करते हैं कहते हैं, या क्यों माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये इसका पावर हाउस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो टर्म दी थी या फिर इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी रिचमंड अल्टमैन ने। इनके सारे कंक्लूजन के बाद सेल्स को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया, स्मॉलेस्ट सेल्स एंड लार्जेस्ट सेल। इनके ऊपर भी कई बार 1 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे एमएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाएंगे। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है बैक्टीरिया की वो होती है माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट सेल्स होती है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। और ह्यूमंस के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो होती हैं ग्रैन्यूल सेल्स इन सेरिबलम, अगर हम बात करें साइज़ में। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम में तो वो होते हैं स्पर्म सेल्स, साइज़ में सबसे छोटे होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल्स अगर बात करें तो हम करेंगे ओवम और या फिर एग, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है। ओके, इसके बाद आप आते हैं इट्स ओके।